नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध। हम बात कर रहे हैं मान्यवर साहब कांसीराम स्मारक स्थल लखनऊ में। मान्यवर साहब कांसीराम का 9 अक्टूबर को कल परिनिर्वाण दिवस है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हम आज उन मुद्दों पर बात करने वाले जो मान्यवर साहब कांसीराम हकीकत में जिनको चाहते थे और जो जमीन पर मान्यवर साहब कांसीराम की कार्य की जो हकीकत थी उस पर हम भाई से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम रवि है। रवि जी, कहाँ से पहुँचे आप? मैं बेसिकली अम्बेडकर नगर से रहने वाला हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में ही रहता हूँ काफी समय से। मान्यवर साहब कांसीराम का जो कारवा था, किस प्रकार उस कारवा को आप समझते हैं? देखिए, कांसीराम साहब का एक लाइन है कि चाहत सच्ची हो तो रास्ते हजार और चाहत झूठी हो तो बहाने भी हजार। कांसीराम साहब का जो कारवा है वो इस देश में हजारों सालों से जो शोषित वंचित समाज रहा है, जो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहा है, रोजगार के अधिकार से वंचित रहा, मानवीय मूल्य से वंचित रहा है और जो नेचुरल जस्टिस होता है, समानता का अधिकार होता है, उससे वंचित रहा है। उस हजारों सालों की जो पीढ़ियां साहू फूले, अम्बेडकर, पेरियार, उसके पहले भगवान बुद्ध, बिरसा मुंडा ने जो लड़ाइयाँ लड़ी और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में देश के 85% लोगों को जीवन जीने का, गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार दिया, उन अधिकारों को कैसे समझा जाए, इस देश के वंचित लोगों तक वो बात कैसे पहुंचा जाए, उसकी जो शुरुआत करने वाले हैं वो मान्यवर कांसीराम साहब हैं। और 21वीं सदी में आधुनिक भारत में देश के अंदर लोकतंत्र सफल करने वाला कोई महापुरुष है तो मान्यवर कांसीराम साहब है। उनके इस कारवा को इस तरीके से हमें देखना चाहिए। मान्यवर साहब कांसीराम की वो बात, कौन सी बात? साहब कांसीराम तुम्हारी सोच पर और पैरा देंगे ठोक कर। कौन सा पैरा ठोकना चाहते थे? कौन सा पैरा? मान्यवर साहब कांसीराम का जो पैरा था वो कौन सा था जिसको उन्होंने बताया कि पैरा ठोकना चाहिए? कौन सा पैरा था? वो लोकतंत्र की सफलता की बात करते हैं, वो संसद में पहुंचने की बात करते हैं। कांसीराम साहब का ये मानना था कि बाबा साहब से उन्होंने सीखा कि हमें हाथ फैलाकर मांगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी जो भी वंचित वर्ग है अपनी लड़ाई वो खुद नहीं लड़ेगा, तब तक के उनको अपने अधिकार मिलने वाले नहीं है। कांसीराम साहब को समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दिल्ली में टक्कर मारी थी, तब जाके इस संविधान बनाने का अवसर मिला। अब मान्यवर कांसीराम साहब भी चाहते थे इस देश में हम बहुसंख्यक लोग हैं, उनको अपनी जो ताकत है, जो इस देश में वोट की ताकत है या एजुकेशन की ताकत है या संगठन जो समाज को जातियों में विकृत किया गया, उस जाति का संगठन बना के हम अपने आप को कैसे मजबूत करें, ये उनकी सोच थी। उस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इस कारण ये जो आप लाखों की संख्या में देख रहे हैं भीड़, ये पूरे लखनऊ के किसी भी आप कोने में चले जाइए, नीला झंडा, नीला गमछा, नीला बैनर आपको चारों तरफ दिखाई देगा। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल कोई जो है रैली है या कुछ है, ये मान्यवर साहब की याद में उन्होंने जो कारवां चलाया है, अपनी जवानी जिंदगानी लगाई है, उसको ये समाज कहीं धूमिल न कर दे, उनकी याद में ये बनाने के लिए हम लोग के लिए एक उत्साह लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन है। और इसको पूरा सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग, देश और दुनिया की भी नजर है कि लखनऊ में ऐसे महापुरुष कि जो परिनिर्वाण दिवस के लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब पढ़ी, जाति भेद का उच्छेद, उसको पढ़कर उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि इस देश का शोषित वंचित वर्ग जब तक के इस देश का हुक्मरान नहीं बन जाता तब तक के मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, अपने परिवार से नहीं मिलूंगा, कभी जीवन में शादी नहीं करूंगा। और साइकिल से शुरू करके आज आप देख सकते हैं, बाहर जाइए, इस देश के बहुजन समाज के लोग कम से कम 1000-2000 गाड़ियां ने, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख 4 व्हीलर कल पूरे देश भर से और अगल बगल के राज्यों से आने वाली, ये किसकी बदौलत है? ये साइकिल से चलकर हवाई जहाज तक पहुंचाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब के बदौलत। मान्यवर साहब कांसीराम ने एक बात और कही थी और उन्होंने एक किताब लिखी थी, चमचा। वो चमचा कौन है आज के दौर में? आप किसे मानते हैं? चमचा पर्टिकुलरली नाम नहीं जानना चाह रहा, ऐसे लोग कौन है जो चमचे का काम कर रहे हैं? देखिए, चमचे का काम कहने का मतलब ये, चमचा कोई आज कोई नहीं है, हर समय में चमचे रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर समय के भी साथ चमचे रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़कर उनको हराने वाले लोग रहे हैं। बाद में माफी भी मांगा कि साहब हमको जो दूसरे लोग के कहने पर आपके सामने में चुनाव लड़ना पड़ा, हमें माफ कर दीजिए, आप ही हमारे असली नेता हैं।
माननीय कांसीराम साहब ने जब मूवमेंट शुरू किया उसमें भी उनके विरोध करने वाले लोग थे। ये हर पीढ़ी में रहेगा। चमचा कोई भी हो सकता है, कल को हमारे साथ खड़ा हुआ व्यक्ति हमारे विरोध में चला जाए, कल को और कोई व्यक्ति हमारे विरोध में चला जाए, कल को कोई इस देश के आरएसएस की पार्टियां हमारे बहुजनों में से ही लालची लोगों को ढूंढकर नए संगठन और नए दल और अपने पार्टियों में शामिल करा के उनको बड़े पद दे दे गुमराह करने के लिए, उनको भी चमचा कहा सकता है। तो चमचा कौन है कौन नहीं हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते व्यक्तिगत, ये समाज आइडेंटिफाई करेगा चमचा कौन है। और चमचे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कांसीराम साहब ने सबके अंदर ये भावना दी। कई महापुरुषों ने एक बात लिखी है, 21वीं सदी हमारी होगी, लिख खरबो अरमान चलाऊं। लाइन तो अच्छी है, बट 21वीं सदी में 25 वर्ष निकल गए हैं। उम्मीद लगती है क्या 21वीं सदी में जो समाज 3000 सालों से एक टाइम के भोजन पे जी रहा हो, इस देश के लोकतंत्र में 75 साल हुए देश की आज़ादी को, लोकतंत्र हमारे देश में 1950 में आया और 3 पीढ़ियों तक इस देश के SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे नहीं हुए। 92 में मंडल कमीशन आया तो जाके OBC में IAS IPS बनना शुरू हुए। और माननीय साहब के पार्टी बनाए हुए इतने साल हुए, आप बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। इस देश में प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री भी पिछड़े दलित समुदाय और जो OBC समुदाय से आगे। CGI जो है आपके 50 सालों में 17 साल में इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट से हो गया। प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, मास्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। और क्या चाहिए आपको? आपको क्या लगता है कि कई हजार सालों की पीढ़ियां जो लड़ते चली हैं, आपको 2 पीढ़ी में सब मिल जाएगा? अगर इतना मिला है, हमारी प्रगति कम नहीं है। ये हमारी पहली ऐसी पीढ़ी है, OBC और बहुजनों में हमारी पीढ़ी पहली ऐसी पीढ़ी है जिसमें भाई बहन दोनों घर से बाहर निकल के पढ़ रहे हैं। इसको आप धीमी कामयाबी देखते हैं। ये मनुवादी लोग इस बात से घबराए हुए हैं, परेशान, उनको हेडक है। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमको खेती से वंचित कर दें, हमें दिक्कत नहीं, इतना मेहनत करने वाले लोग हैं, आराम से कमा के खा लेंगे, ठीक है। हमको धन की भी जरूरत नहीं, परिश्रम करने वाला जो। लेकिन उनको सबसे बड़ा खतरा क्या है? इस देश में लोकतंत्र की कामयाबी और बहुजनों के एजुकेशन से। ये 2 चीज सबसे बड़ा उनके लिए खतरा है। क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को एक मौका मिला, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वंचित वर्गों के नौजवानों में अवसर की कमी नहीं है। मान्यवर साहब ने जब डिसीजन ले लिया कि हमें इस देश के वंचित वर्गों को हुक्मरान बनाना है, तो साइकिल से चलकर हवाई जहाज से चलने लायक हमें बनाया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कम उम्र में, आज आप और हम अपने घर की बहन बेटियों को बाहर निकलने में 1000 बार सोचेंगे। आज से 40 साल पहले अगर बहन जी घर से निकल करके इस देश की इतनी बड़ी राजनेता बनी, जिनको कहा गया आयरन लेडी कहा गया, दुनिया के टॉप 10 पावरफुल वुमेन्स में उनको शामिल किया गया, तो इसको आप हमारी कामयाबी को हल्का नापते हैं? अभी आप लोग देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर भी आपने देखा, ग्वालियर में एक विवाद चल रहा है। उसमें एक वकील है अनिल मिश्रा का, उनका मानना और कहना भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश का संविधान नहीं लिखा है। दूसरी बात, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अंग्रेजों का गुलाम कहा है। तीसरा कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक गंदा व्यक्ति था। ये तीनों बात आपने सुनी होंगी। किस प्रकार से इस बयान को मानते हो? कई लोगों का मानना है कि अब देश में बहुजन समाज का राज आने वाला है, इसलिए मनोवादी शक्तियां हावी होती हुई नजर आ रही हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आपको हम बता दूं, वो वकील हैं, इसका मतलब उन्होंने संविधान पढ़ा है, कानून पढ़ा है। उसके बाद भी इस तरह से अपमानित बात बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कर रहे, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति बात करे जो उनके पहले लोग तो समझ में आता है। अब सामने खड़े होकर तुम आसमान में थूक रहे हो, थूक तुम्हारे ऊपर आएगा। तो एक बात है कि ब्राह्मण जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा जातिवादी। वो डिसाइड करे कि उस इंसान की एक तस्वीर किसी अपने घर के अलावा दूसरे घर में उस इंसान की तस्वीर होगी कहीं? बाबा साहब अम्बेडकर की इस दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां उनका स्टैचू ना लगा हो। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़नी चाहिए। संविधान सभा जब बन रहा था, एक एक आर्टिकल, एक एक भाग, एक एक अनुच्छेद, एक एक पैराग्राफ कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो क्या कहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर मुझसे कोई सबसे बेहतर काम हुआ है तो बाबा साहब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर हुआ है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं होते तो हमारा संविधान इतना अच्छा नहीं बनता। और उन्होंने कहा कि संविधान सभा के हम सब यात्री हैं और डॉक्टर अम्बेडकर इसके पायलट हैं। और दूसरा जवाब उनको देना चाहूंगा, आप देश की संसद में जाइए, वहाँ एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। एक तस्वीर में एक तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर अकेले खड़े हैं, और एक किताब उनके हाथ में है जिसमें लिखा हुआ भारत का संविधान, उनको सुपुर्द कर रहे हैं।
ये संसद जवाब दे रहा है कि इस देश का संविधान बनाने वाला अगर कोई महापुरुष है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं और कोई नहीं है। अगर नहीं है तो संसद के अंदर में जो तस्वीर लगी है उसको साबित करें कि ये तस्वीर क्या कह रही है। तस्वीरें जवाब देती हैं और दुनिया के सामने मंच परमाणु की बात को कौन सीरियस लेता है? मैं नहीं सीरियस लेता, आप उनकी बातों को सीरियस लेके चल रहे हो। अभी बात कर रहे हैं तो उनका एक जो गांव के अपने वोट के बल पर गांव के प्रधान बनने की हैसियत में नहीं है, वो परेशान होगा ही कि जब 85% लोग इकट्ठा होंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात बताइए जिसपे हमें सोचना पड़े। ये तो हमेशा से लोग ऐसे करते चले आए हैं। एक बात और पूछना चाहिए, BN राव जी का संविधान में क्या योगदान था? अच्छा बताइए, BN राव जी संविधान सभा के सदस्य कब रहे हैं? बताइए, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। मानना यह है कि जो संविधान लिखा है वो उन्होंने लिखा। किन्होंने लिखा? अनिल मिश्रा बोला। आपको पता नहीं है? अनिल मिश्रा जी को पता नहीं है। जब संविधान सभा बन रहा था, संविधान सभा के सभी जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल से उनके मेंबर आए, देसी रियासतों के मेंबर आए, ठीक है, मुस्लिम लीग के मेंबर आए। उसके बाद ये होगा संविधान की अलग अलग समितियां बनाई गई। BN राव जी को देश में विभिन्न भारत के पहले जिन देशों में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, जहां संविधान लिखे जा चुके थे, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, या जो भी डेवलप कंट्री थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है, उन देशों की संविधान को बात कही गई कि आप जाके पढ़िए। तो वहाँ जब केसी वियर और ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे विद्वानों ने कहा, तो ये कहा कि आपके देश में अम्बेडकर जैसा स्कॉलर है, आप दुनिया में। तो BN राव चिल्ला रहा, और कौन चिल्ला रहा? वो संविधान सभा के किस समिति में सदस्य रहे, किस समिति में अध्यक्ष रहे, कोई मुझे बताए? कल 9 अक्टूबर है, मानव साहब कांसीराम का परिनिर्वाण दिवस है। बहुजन समाज के लोग ऐसे समय पर क्या संकल्प लेना चाहिए उनको? बहुजन समाज के लोगों को सबसे पहला संकल्प ये लेना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षिक संस्थाओं में, उच्च शैक्षिक संस्थाओं में जाना चाहिए जिसमें लड़की और लड़का दोनों की बराबर की भागीदारी। और हमारा हित कौन है, हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसकी पहचान करनी चाहिए। और इस देश के ग्राम पंचायत से लेकर संसद भवन तक पहुंचना चाहिए, यूनिवर्सिटीज में पहुंचना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में पहुंचना चाहिए, जुडिशरी में पहुंचना चाहिए, और पॉलिटिक्स में समाज के ऐसे लोगों को भेजना चाहिए जो वहां पर समाज के रियल रिप्रेजेंटेटिव हो। बाबा साहब ने कहा था, टूल हमको नहीं चाहिए, रियल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ऐसे समाज को इस नजर से, और आपसी जो घर के झगड़े हैं, ये पार्टी वो पार्टी ये दल, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जो इस देश में गैर बराबरी की ताकतों को काटने का जो एक हथियार है वो बहुजन समाज ही है, और कोई रास्ता इसका नहीं है। चाहे कोई छोटा दल बना ले, बड़ा दल बना ले, 1 जिले का कार्यकर्ता, 2 जिले का कार्यकर्ता, 3 जिले में पार्टी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप विधायक बन सकते हो, MP बन सकते हो, जो है राज्यसभा सांसद हो सकते हो, आपकी किसी पार्टी को 2 टिकट 3 टिकट मिल जाएगा, लेकिन आपकी हैसियत इतनी नहीं रहेगी कि विधानसभा के अंदर एक कलम चला लो और देश के 85% लोगों का जीवन बदल जाए। उसके लिए पूर्ण बहुमत की सरकार लानी होगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आ सकती तो कांसीराम साहब ने ये कहा कि हमें मजबूत नहीं तो मजबूर सरकार ही चाहिए, जिससे हम अपनी बात मनवा सके। हम लोग को यही संकल्प लेना चाहिए, और सबसे बड़ा संकल्प ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए लोग। चलिए, बने रहिए YouTube, Facebook, Instagram पर बादल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। आप लोगों की कमेंट बॉक्स में क्या राय है